आज हम लेंगे स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता का भाग 2। और इस भाग में हम लेंगे आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव या फिर विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। इससे पहले हम क्या लिए थे? सिंगल बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव। तब शुरू करते हैं। हम पहला पॉइंट में आज लेंगे आवेशों के निकाय के कारण विद्युत विभव, अर्थात आवेशों के निकाय। इसका अर्थ होता है कि बहुत सारे आवेश अलग अलग स्थानों पर है। तब यहाँ पर लेते हैं, माना बिंदु P है जहाँ हमें विभव ज्ञात करनी है। इससे R1, R2, R3 और Rn दूरियों पर क्रमशः Q1, Q2, Qn आवेश का समूह है। तब हमें क्या करना है? बिंदु P पर कुल विभव की गणना करना है। तो हम जो इमेजिंग कर रहे हैं उसका डायग्राम इस तरह से है। ये एक बिंदु P है और इससे क्या है, R1 दूरी पर Q1 है, R2 दूरी पर Q2 आवेश है और इस तरह से बहुत सारे N आवेश स्थित हैं। तब यहाँ पर हम सिंगल बिंदु के लिए निकाल चुके हैं, इसीलिए उसी का उपयोग करेंगे। तब आएगा आवेश Q1 के कारण P पर विभव। तो चूंकि V का सूत्र होता है 1/4πε0 Q/R। तब यहाँ पर Q1 आवेश है और उसकी दूरी R1 है, इसीलिए V1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q1/R1। इसी तरह से Q2 के लिए निकालेंगे, तब V2 = हो जाएगा 1/4πε0 Q2/R2। इस तरह से Vn भी आप निकाल सकते हो। तो क्या हो जाएगा? Qn बटे क्या आ जाएगा? Rn। तो इस तरह से ये सभी बिंदुओं के लिए हम निकालेंगे। अब चूंकि यहाँ पर हम जानते हैं विभव क्या है, अदिश राशि है, अतः बिंदु P पर कुल विभव प्रत्येक आवेश के कारण उत्पन्न विभव का बीजगणितीय योग के बराबर होता है। इस तथ्य को याद रखोगे। ये सदिश राशि नहीं है, अदिश राशि है, लेकिन उसके चिन्ह के सहित जो योग होता है उसको हम क्या कहते हैं? बीजगणितीय योग, उसके बराबर होती है। इसीलिए हम सीधे सीधे लिखेंगे बिंदु P पर कुल आवेश होगा V बराबर V1 + V2, इस तरह से Vn। तब यहाँ पर हमने जो सूत्र निकाला है इसमें देखते हैं कि 1/4πε0 सभी के लिए कॉमन होगा, इसीलिए हमने क्या ले लिया? V = 1/4πε0 को कॉमन कर दिए। तो बचेगा क्या? फर्स्ट में बचेगा Q1 R1, सेकेंड में बचेगा Q2 R2। तब यहाँ पर हम लिख लेते हैं Q1/R1 + Q2/R2। इस तरह से आगे लास्ट वाला जो बचेगा Qn/Rn। तब इस तरह से ये क्या है? एक तरह का योग है। तब इसको हम योग को हम समेशन सिग्मा के रूप में लिखते हैं। तब हमारा सूत्र बन जाता है V = 1/4πε0 सिग्मा I = 1 to n, और यहाँ पर हो जाएगा QI/RI। तो इस तरह से ये आवेशों के निकाय के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए सूत्र प्राप्त हो जाता है। अब हम आगे लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तब विद्युत द्विध्रुव के कारण हम 3 अलग अलग स्थितियों के लिए ज्ञात करेंगे। एक आता है अक्षीय स्थिति, दूसरा क्या आता है? निरक्षीय स्थिति, और तीसरा हम लेते हैं कोई भी निरपेक्ष बिंदु लेते हैं, अर्थात जो न तो अक्षीय स्थिति में होता है और न ही निरक्षीय स्थिति में। तो पहला हम लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय अनुदैर्ध्य स्थिति में स्थित बिंदु पर विभव। तब इसके लिए हमारा कॉन्सेप्ट वही रहेगा। माना ए भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -Q व +Q आवेश से क्या है? बना है, तथा इसकी लंबाई 2a है और यह K पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। अब विद्युत द्विध्रुव के जो मध्य बिंदु O है से अक्षीय स्थिति में R दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। अब इसी इमेजिंग को हम डायग्राम में लिखते हैं। तो जैसे हमने कहा कि A भी एक विद्युत द्विध्रुव है जो -Q और +Q आवेश से मिलकर बना हुआ है, और इसकी जो लंबाई है अर्थात दोनों के बीच की दूरी क्या है? 2a है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P स्थित है। ये R दूरी पर हो गया। अब आगे इसको हल करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। तब चूंकि यहाँ पर बिंदु A पर -Q आवेश रखा गया है, इसीलिए पहले इसको निकाल लेते हैं। तो -Q आवेश के कारण P पर विभव, तो जो विभव का सूत्र होता है V1 =
4πε0K माइनस क्यू बटा ए पी। कहने का अर्थ है यहाँ पर माइनस क्यू है तो यहाँ पर माइनस क्यू ही लिखेंगे, और इससे यहाँ तक की दूरी क्या कहलाएगी, ए पी कहलाएगी। इसीलिए क्या लिख लिए यहाँ पर ए पी। आगे यहाँ पर लेते हैं, चूंकि जो ए पी का मान होगा, ए पी के मान को क्या लेंगे, यहाँ से यहाँ तक का मान क्या है हमारा आर है, और इतना मान आधा मान क्या है ए है। इसीलिए हम ए पी की जगह क्या लिख सकते हैं, आर प्लस ए। तब इस तरह से हमें मिलता है माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव V1 बराबर 1/4πε0K माइनस क्यू अपान आर प्लस ए। ये समीकरण पहला हो गया। इसी तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव लेते हैं, तब V2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0K क्यू अपान बी पी, अर्थात प्लस क्यू से पी की दूरी BP है तो BP लिख दिए। अब यहाँ पर BP के मान को हम एज्यूम करेंगे, तब मध्य बिंदु से जो दूरी है वो क्या है, R है, और लेकिन जो बिंदु B है वह P से पूरे R दूरी पर नहीं है, बल्कि इतनी कमी है, ये दूरी कम है। इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, BP बराबर क्या ले सकते हैं, R माइनस ए। तो इसलिए यहाँ पर लिखते हैं V2 बराबर 1/4πε0K क्यू अपान आर माइनस ए। ये समीकरण 2 हो गया। चूंकि क्या है, विभव अदिश राशि है, अतः क्या हो जाएगा, बिंदु P पर कुल आवेश दोनों आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के योग के बराबर होगा। इसीलिए लेते हैं यहाँ पर, अतः P पर कुल विभव, तो V= हो जाएगा V1 प्लस V2, बीजगणितीय योग कर दिए। अब V1 V2 में देखते हैं, तब Q दोनों में आए, 4πε0K दोनों में आए, इसीलिए इसको उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो Q अपान 4πε0K निकल गया। अब यहाँ पर क्या बचेगा, तो पहले सूत्र में ऊपर भी -1 बचेगा R प्लस ए, तो इस तरह से हो जाता है यहाँ पर -1 अपान R प्लस ए। फिर जोड़ रहे हैं दोनों को, इसीलिए दोनों के बीच प्लस लगा लेते हैं, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा 1/R माइनस ए। तो यहाँ पर लिख दिए 1/R माइनस ए। तो ये सूत्र हमें प्राप्त हो जाती है। आगे इसको हम हल करते हैं, तब इन दोनों का क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो सिंपल इसको गुणा करोगे, तो गुणा करेंगे तो क्या होगा, R² माइनस A²। अब इसको इसके साथ गुणा करते हैं, इसको इसके साथ गुणा कर देते हैं, तब -R प्लस ए प्लस R प्लस ए, तो R कट जाता है, तब क्या मिलता है, तो V= 1/4πε0K 2QA। यहाँ पर 2A आया और Q, तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या लिख लेते हैं, V= 1/4πε0K 2QA अपान R² माइनस A²। लेकिन परंतु हम जानते हैं कि P विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण है, वो क्या होता है 2QA, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। इसीलिए इतने राशि की जगह क्या रख देंगे, हम P रख देते हैं, तब हमारा सूत्र हो जाता है V = 1/4πε0K P अपान R² माइनस A²। तो ये सूत्र मिल गया ये। अब यहाँ पर दो स्थितियों को यहीं पर ले लेते हैं। स्थितियाँ पहला है, या चूँकि विद्युत द्विध्रुव बहुत छोटा होता है, तब A क्या होगा, बहुत छोटा होगा R से, तब हम क्या कर सकते हैं, इस A को नेगलेक्ट अर्थात छोड़ सकते हैं। तो इसको छोड़ेंगे तभी R² हो जाएगा। इसीलिए V = 1/4πε0K P अपान R²। तो ये सूत्र बन जाता है। दूसरा, वायु या निर्वात के लिए क्या होता है, K = 1 होता है, और K = 1 हो गया तो 1 का गुणा 4πε0 से करो, तो क्या मिला, ज्यों को त्यों। इसीलिए ये जो सूत्र है वो बदल जाता है 1/4πε0 P अपान R²। तो इस तरह से दोनों स्थितियों के लिए भी आप ऑटोमेटिक सूत्र निकाल सकते हैं। अब हम लेते हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय अनुप्रस्थ स्थिति में स्थित बिंदु पर विभव। तब ठीक उसी तरह से यहाँ पर लेंगे, माना ए भी एक क्या है, विद्युत द्विध्रुव है जो -Q प्लस Q आवेश से बना है, और इसकी लंबाई 2a है, और यह के परा विद्युतांक वाले माध्यम में रखा गया है। अब इसके केंद्र वो है, इससे निरक्ष रेखा पर
r दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तब इस के लिए हम डायग्राम को इमेजिंग करेंगे। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q से मिलकर बना हुआ है और इन दोनों के बीच की दूरी क्या है 2a है और इसके जो मध्य बिंदु O है O से कितने दूरी पर r दूरी पर, ये दूरी r दूरी है, r दूरी पर बिंदु P है जहाँ हमें विभव ज्ञात करना है। तब ठीक उसी तरह से सिंगल बिंदु के लिए जो कैलकुलेट करते हैं उसी नियम से यहाँ पर गणना करेंगे। तब पहला ले लेते हैं -q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, तो V1 = क्या हो जाएगा, -q आवेश यहाँ पर है, तब यहाँ से इसकी दूरी क्या होगा AP होगा और -q है, इसीलिए V1 = 1/4πε0 K -q/AP इतना आ जाएगा। ठीक इसी तरह से अगर बिंदु B पर +q है, इसके कारण यदि हम विभव लेंगे तो V2 बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 K और हो जाएगा q/BP। तो इस तरह से V2 का मान यहाँ पर आ जाता है। अब चूंकि विभव अदिश राशि है अतः बिंदु P पर कुल विभव बीजगणितीय योग होगा, इसीलिए V बराबर हो जाएगा V1 धन V2, दोनों को जोड़ देंगे, दोनों को जोड़कर जो मान निकाले हैं उसको यहाँ पर रख दिए, तो रख दिए तब क्या हो गया V = 1/4πε0 K -q/AP प्लस 1/4πε0 K q/BP। इस दोनों राशियों पर हम ध्यान से देखते हैं तो यहाँ पर -q है, यहाँ पर +q, 4πε0 K है, 4πε0 K है, तो ये पूरी राशि माइनस है और ये पूरी राशि प्लस में है। अब बात आती है यहाँ पर AP है और BP। आगे हम डायग्राम पर ध्यान देते हैं, तब ये जो बिंदु P क्या है निरक्ष रेखा पर है, तब क्या होगी, ये दोनों किनारों से जो इसकी दूरी होती है वो बराबर होती है, अर्थात AP किसके बराबर होगा, BP के बराबर होगा। तब इसी को हम यहाँ पर लिख देते हैं कि AP बराबर BP। तब इस सूत्र में देखते हैं कि ये दोनों भी बराबर हो गया, बाकी राशि बराबर है, बशर्ते ये माइनस में है और ये प्लस में, तब क्या हो जाएगा इन दोनों का योग 0 हो जाएगा, इसीलिए लिख सकते हैं V बराबर 0। तो निष्कर्ष क्या निकला, निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होता है। याद रखना विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष रेखा पर क्या होती है, वैद्युत विभव 0 होता है। अब हम लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु, मतलब क्या होगा अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को छोड़कर अन्य स्थिति पर अगर कोई बिंदु P है उस पर विभव ज्ञात करना है। तो इसीलिए यहाँ पर किसी भी स्थिति दिया गया है, वास्तव में ये अक्षीय और निरक्षीय स्थिति को छोड़कर ज्ञात करना है, मतलब एक निरपेक्ष बिंदु है। तब आगे कॉन्सेप्ट हमारा उसी तरह से होगा। माना ए भी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q व +q से मिलकर बना हुआ है, जिसके बीच की दूरी 2a है और इसके मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P इस प्रकार है कि कोण POA बराबर थीटा और बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तब उसी कॉन्सेप्ट को इस डायग्राम में हम शो करते हैं। तब ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q +q आवेश से मिलकर बना हुआ है और यहाँ पर क्या है मध्य बिंदु O है और इसके मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P इस प्रकार है कि ये क्या है, जो AB अर्थात वैद्युत द्विध्रुव का जो अक्ष है उसके साथ कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। इसीलिए इसकी दूरी O से P की दूरी r है, लेकिन अक्ष के साथ कितना कोण बनाया, थीटा कोण। तो ये न तो अच्छी स्थिति में है और न ही निरक्षीय स्थिति में। तब इसका P पर विभव ज्ञात करने के लिए इसमें आगे बढ़ते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, जो बिंदु A है यहाँ से हम क्या करते हैं, जो OP रेखा है उस पर लंब डालते हैं। तो AN लंब क्या हुआ, OP इधर डाला गया है, लेकिन ये क्या है इस तरह से, ऐसा क्या है लंब है, तब इसीलिए इसको क्या कहेंगे OP पर लंब। तो AN लंब है OP पर,
तब यहाँ पर ओ एन बराबर क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। अर्थात ओ से एन की जो दूरी है, डायग्राम पर ध्यान दोगे यहाँ पर, चूंकि डायग्राम को ही नहीं समझोगे तो आगे व्यंजक समझ में नहीं आएगा। इसीलिए यहाँ पर जो ओ एन है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, ए है। अब इसका हम घटक लेते हैं थीटा कोण पर, तब क्या होता है, ए कॉस थीटा होता है। इसीलिए ओ एन क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा। इसीलिए लेते हैं ओ एन बराबर ए कॉस थीटा घटक नियम से। तो ये ओ एन का मान मिल गया, ए कॉस थीटा। अब हमें क्या चाहिए, ए से पी की दूरी चाहिए। ए से पी की दूरी चाहिए, तब इसके लिए हम ये मानते हैं कि जो ए पी होगा वह लगभग पी एन के बराबर होगा। वैसे लगभग दिख रहा है, चूंकि ये जो दूरी है बहुत अल्प है, ये ए को हम अल्प लेते हैं, कम है ऐसा करके, इसीलिए हम लेते हैं ए पी बराबर क्या हो जाएगा, वास्तव में ए पी क्या है, एन पी के बराबर है। और एन पी क्या है, वास्तव में क्या है, ये ओ पी प्लस क्या है, ओ एन है। तब इसको इमेजिंग करेंगे आप लोग, डायग्राम में सीधे सीधे देखेंगे हम क्या मान लेते हैं, ये दोनों लगभग बराबर होगी। इसीलिए ए पी बराबर क्या लेते हैं, एन पी ले लेते हैं। और एन पी क्या है, ओ पी प्लस ओ एन है। और चूंकि इसका मान यहाँ से यहाँ तक का मान तो क्या था, हमें आ रहा है, इसीलिए और लिख लिए। और यहाँ से यहाँ तक का मान क्या निकाले हैं, ए कॉस थीटा, इसीलिए यहाँ पर ए कॉस थीटा ले लेते हैं। तब इस तरह से ए पी बराबर आ जाता है आर धन ए कॉस थीटा। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। अतः बिंदु ए पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, तो V1 इजगल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस है तो माइनस क्यू अपान ए पी। और चूंकि ए पी का मान निकाल चुके हैं, इसीलिए ये सूत्र का स्वरूप हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 माइनस क्यू, और ए पी की जगह क्या लिख सकते हैं, आर प्लस ए कॉस थीटा। ये हमारा समीकरण पहला हो गया। आगे हम लेते हैं, ठीक इसी तरह से प्लस क्यू आवेश के कारण ज्ञात करना है। उससे पहले हम क्या कर सकते हैं, बी एम लंब डालते हैं ओ पी पर, ऐसा करके लंब डाल दिए, क्लियर है ये। और चूंकि हम जानते हैं इतना दूरी भी ए है, इसीलिए ओ एम बराबर क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। इसका घटक स्वरूप पी लेंगे तब इसी को हम लेते हैं, बी एम लंब है ओ पी पर, तब ओ एम बराबर ए कॉस थीटा। क्लियर हो गया। अब जैसे हमने इमेजिंग किए थे कि जो बी पी है, ये दूरी है, वह किसके बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगी, तो ये क्या होगा, पीएम के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ये इसीलिए यहाँ पर लंब डाले हैं, तो ये जिससे दोनों दूरी बराबर हो जाए। तो इसी को यहाँ पर क्या लेते हैं कि बीपी को आप समझने के लिए ले सकते हो, बीपी किसके बराबर है, किसके बराबर है, एमपी के। और एमपी किसके बराबर होगा, आर, पूरा का मान आ रहा है, तो आर माइनस ए कॉस थीटा। तो ये समझने के लिए अलग हम लिख रहे हैं, इसीलिए इसको, तब इस तरह से आप बीपी बराबर लिख सकते हैं आर माइनस ए कॉस थीटा। अतः बिंदु बी पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण पी पर विभव, तो V2 इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, धनात्मक आवेश है इसीलिए Q अपान BP लिख लिए। BP का मान यहाँ से लिख सकते हैं, तब V2 बराबर मिल जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R माइनस ए कॉस थीटा। तो दोनों के कारण हमें बिंदु P पर विभव के लिए सूत्र मिल गया। तब विभव अदिश राशि है, अतः P पर परिणामी, या हम कह सकते हैं ये कुल या नेट विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2, क्या मिल गया, V इक्वल टू V1 प्लस V2। अब इसमें देखते हैं ये दोनों जो सूत्र मिला है हमें, समीकरण 1 और समीकरण 2, इस सूत्र को ध्यान से देखोगे तब यहाँ पर Q और नीचे में 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन है, तो उसको कॉमन चीज को निकाल लेते हैं। तो Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0, और जो बच जाता है यहाँ पर जो बचता है -1 अपान आर प्लस ए कॉस थीटा, तो -1 अपान आर प्लस ए कॉस थीटा।
फिर प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1/r माइनस ए cos थीटा, तो 1/r माइनस ए cos थीटा, तो इसको लिख लेते हैं। अब आगे इसको हल करते हैं, तो हल करने का नियम क्या होता है, इन दोनों को गुणा कर दो सीधे से, तो गुणा करेंगे तो ये सूत्र हो जाता है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, इसका इससे गुणा करेंगे तब क्या होगा माइनस आर प्लस ए कास थीटा, और इसका इससे गुणा करेंगे तब आर प्लस ए कास थीटा, तब यहाँ पर आर कट जाता है और क्या मिलता है 2a कास थीटा। तो फाइनली इसको हल करेंगे तब मिलेगा q अपान 4πε0 2a कास थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब आगे यहाँ पर देखते हैं कि ये Q2a, तो ये क्या है वास्तव में P इक्वल टू क्या होता है 2QA ऐसा होता है, इसीलिए यहाँ पर मिल जाएगा V बराबर 1/4πε0 P cos थीटा अपान आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। चूँकि यहाँ पर ये बहुत छोटा है तभी इस राशि को हम छोड़ सकते हैं, तो V इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 P cos थीटा अपान आर स्क्वायर, और ये हमारे लिए सूत्र बन जाता है कोई भी निरपेक्ष बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र। अब इसी सूत्र में हम क्या करते हैं, कंडीशन लगा लेते हैं। अक्षीय स्थिति के लिए क्या होगा, तो इस डायग्राम पर केंद्रित करो, अक्षीय स्थिति मतलब बिंदु यहाँ पर रहेगी, तो बिंदु यहाँ पर रहेगी अर्थात क्या होगा जो अक्ष के साथ जो है थीटा कोण है वो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर लेते हैं थीटा इक्वल टू 0, तब यहाँ पर कास 0 का मान 1 होता है, इसीलिए V इक्वल टू 1/4πε0 P अपान R आता है। अक्षीय स्थिति को और दूसरे रूप में हम समझ सकते हैं, ध्यान से देखो यहाँ पर ये चूंकि प्लस को आवेश के साइड में लिए थे अर्थात विद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश, चूंकि अगर हम अक्षीय स्थिति में लेंगे तो इधर भी बिंदु ले सकते हैं, अर्थात क्या होगा जो द्विध्रुव आघूर्ण का जो अक्ष है उसके विपरीत कहेंगे, लेकिन ये भी अक्षीय स्थिति हो जाएगी। अगर यहाँ पर लेंगे तब जो ये थीटा बनेगा वो कितना बन जाएगा 180 बनेगी, कितना बनेगा 180। तब यहाँ पर हम इसी सूत्र में हम क्या करते हैं cos 180 का मान रखेंगे, तब क्या होता है cos 180 का मान -1 होता है, इसीलिए ये जो पूरा का पूरा सूत्र के सामने माइनस लग जाएगा। तब इस स्थिति में V इक्वल टू आ जाएगा -1/4πε0 P अपान R। तो ये अक्षीय स्थिति के लिए दो कंडीशन आता है यहाँ पर, याद रखना। अगर हम जो बिंदु P ले रहे हैं वह प्लस आवेश की ओर है तब धनात्मक आएगा, लेकिन माइनस आवेश की ओर बिंदु P को लेंगे तब विभव ऋणात्मक आएगा, इस तथ्य को ध्यान में रखोगे। दूसरा लेते हैं निरक्षीय स्थिति। निरक्षीय स्थिति के लिए आगे हम परिकल्पना करते हैं, इस तरह से लंबवत रेखा को निरक्षर रेखा कहते हैं। तब ये जो कोण बढ़ते बढ़ते कितना आ जाएगा 90 ऐसा आएगा, अर्थात थीटा बराबर क्या लिखेंगे यहाँ पर 90। तो निरक्षीय स्थिति के लिए थीटा का मान 90 हो जाती है, और हम जानते हैं कास थीटा का मान कितना होता है, कास 90 का मान 0, इसीलिए V का मान 0 हो जाएगा। तो इस तरह से 3 स्थितियां अलग अलग यहाँ पर ध्यान में रखोगे। अब हम लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव और एकल आवेश के वैद्युत विभव की तुलना, अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम जो विभव की गणना किए और जो पहले एकल आवेश के कारण विभव की गणना किए थे, उसमें हमें क्या रीजन मिलता है, क्या एक जैसे है कि अलग अलग है। तब इसको हम इसी में देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव है और इस साइड में एकल आवेश के कारण विभव है। तो पहला यहाँ पर आप लोगों ने देखा है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव द्विध्रुव के केंद्र से उस बिंदु की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात V अनुक्रमानुपाती 1/r²। ये कंडीशन यहाँ पर दिखाई देता है, लेकिन सिंगल आवेश के कारण हम जो निकाले थे तब r नीचे में एक घात में आया था, तब हम सरल शब्दों में कह सकते हैं दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, जबकि यहाँ पर दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। तो ये दोनों में क्या है, अंतर है। दूसरा यहाँ पर रहते हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विभव है दूरी r के साथ साथ
जो P है अर्थात वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष और जो हम बिंदु लेते हैं R उसके बीच के कोण पर भी निर्भर करती है। अर्थात अलग अलग स्थितियों में क्या होती है, अलग अलग आती है, अर्थात कोण पर निर्भर करती है। लेकिन एकल आवेश के लिए कोण पर कोई डिपेंड नहीं करता, केवल और केवल R पर निर्भर करती है। तो ये दोनों तुलनात्मक रूप से है। अब आगे यहाँ पर लेते हैं, अब हम लेते हैं विभव को प्रभावित करने वाले कारक। अगर कोई भी आवेशित चालक है तब उसके सतह पर या आसपास के बिंदुओं पर जो विभव कितना होगा उसको कौन कौन से कारक है वो प्रभावित कर सकता है। तो पहला तो लेते हैं आवेश की मात्रा। अगर किसी भी चालक पर हम अधिक आवेश देंगे तब क्या होगा, उसके सतह पर या उसके आसपास का जो विभव होगा वो क्या होगा, अधिक होगा। अर्थात आवेश की मात्रा बढ़ाने पर क्या हो जाएगी, विभव का मान निश्चित रूप से बढ़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है चालक के आकार या क्षेत्रफल पर। चालक के आकार या क्षेत्रफल क्या है, इसके लिए लेते हैं अगर कोई भी चालक को हम आवेशित कर चुके हैं और आवेश नहीं दे रहे हैं, अब हम क्या करते हैं, उसके आकार को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा देते हैं। तो अगर क्षेत्रफल को बढ़ाएंगे तब क्या हो जाएगी, जो विभव है वो कम होने लगती है। चूंकि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा कम हो जाती है, या सरल शब्दों में कह सकते हो आवेश घनत्व कम हो जाता है, जिसके कारण चालक का आकार या क्षेत्रफल बढ़ाने पर जो विभव है वो कम होने लगता है या कम हो जाती है। तीसरा आता है आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति। इसको हम समझने के लिए क्या ले सकते हैं, मान लो कोई भी ये इस तरह का चालक है, आवेशित चालक, ये प्लस क्यों आवेश से आवेशित है। अब इसके समीप हम एक अन्य चालक को ले आते हैं, ये आवेशित नहीं है, लेकिन हम जानते हैं प्रेरण के कारण इस चालक का जो माइनस आवेश है यहाँ समीप में आ जाएगा और प्लस इधर आ जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये माइनस आवेश जो आया है वो इस पर ज़्यादा प्रभाव डालेगी और ये प्लस कम प्रभाव पर डालेगी। अर्थात इसके कारण यहाँ पर ऋणात्मक विभव ज़्यादा प्रभावी होगा। अर्थात फाइनली हम सरल रूप में कह सकते हैं कि आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति होने पर जो चालक का जो विभव है वह कम होने लगता है, कम हो जाती है। तो इस तथ्य को विशेष रूप से याद रखना है, आवेशित चालक के समीप अन्य चालक की उपस्थिति में क्या हो जाती है, उसका विभव कम हो जाती है। चौथा पॉइंट आता है चालक के चारों ओर के माध्यम पर। तो हमने जो सूत्र लिखा है सिंपल V = क्या सूत्र निकालते हैं, 1/4πε0 के Q/R। इस सूत्र में ध्यान से देखोगे ये के क्या है, पराविद्युतांक है। तो ये चारों ओर का माध्यम का पराविद्युतांक है, अर्थात माध्यम अलग अलग होगी तब विभव किस तरह से प्रभावित होगी। तब सीधा सीधा इस सूत्र को देखोगे तब जो V होता है वह माध्यम के पराविद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसको इस तरह से लिख सकते हैं V अनुक्रमानुपाती 1/K, अर्थात K के व्युत्क्रमानुपाती। अर्थात अगर माध्यम के जो है अधिक पराविद्युतांक वाले माध्यम का उपयोग करेंगे तो V का मान क्या होगा, कम हो जाएगी। तब इस तरह से चार अलग अलग कारक है और इस चारों पॉइंट को आप विशेष रूप से ध्यान में रखोगे, ठीक है।